हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाउन का टॉपिक अपन लेकर चल रहे हैं और नाउन को बहुत ही जो है वो बेहतरीन तरीके से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकर चलते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में क्या ऐसा खास है जहाँ से हमें नाउन में और भी चीज़ें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। देखो, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल देखा, जनरल टाइप देखे, इसके बाद में हमने उसे जो है वो काउंटेबिलिटी के बेस पे सिंगुलर और प्लुरल में नंबर के बेसिस पे बांटते हुए देखा। अब हम बात कर रहे हैं नाउन को किसके बेस पे, जेंडर के बेस पे। कि सर जेंडर के बेस पे भी नाउन को डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली यस। जेंडर के बेसिस पे जब नाउन को डिवाइड किया जाता है तो यूजुअली 4 टाइप से इसे डिवाइड करते हैं। पहला आपका मैस्कुलिन जेंडर, जिसे आप पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा आपका फेमिनिन जेंडर, जिसे आप स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा आपका कॉमन जेंडर, जिसे आप जो है वो कॉमन उभयलिंग के तौर पे यूज करते हैं। और चौथा आपका न्यूट्रल जेंडर, जो आपका नपुंसक लिंग के तौर पे तैयार किया जाता है। चारों बहुत सिंपल हैं। मैस्कुलिन अगर जेंडर की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा मेल को, जैसे फादर कहना, फादर मेल को रिप्रेजेंट करता है। बॉय, मैन, अंकल, हस्बैंड, ब्रदर, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल को। यानी वो वर्ड जो मेल को रिप्रेजेंट करें वो क्या कहलाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। इसके ठीक उलट जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फादर के उल्टे अगर सोचोगे फीमेल की कैटेगरी में, तो फादर के अपोजिट में क्या दिखाई देगा? मदर। वैसे ही बॉय में गर्ल, मैन में वुमन, अंकल में आंट, हस्बैंड में वाइफ, वैसे ही आपका ब्रदर में सिस्टर दिखाई देगा। इसके ठीक बाद बात करते हैं सर कॉमन नाउन की। सर ये कॉमन नाउन कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन वो वर्ड है, कॉमन जेंडर वो वर्ड है, जब बात करते हैं कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे, कॉमन जेंडर की बात कर रहे हैं। कॉमन जेंडर आपका वो वर्ड है बच्चे जो आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी आपका मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा सर, आप कहीं ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं कि जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनको इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा? भाई मैं उन वर्ड की बात कर रहा हूं जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात को कैसे समझेंगे कि जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मैं कल एक डॉक्टर के यहां गया, आपको क्या पता डॉक्टर महिला थी या पुरुष था? डॉक्टर क्या जो है वो महिला थी या पुरुष था? तो वो डॉक्टर जो वर्ड है वो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तुम मेरे स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, उसमें से जो है वो गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, लेकिन मैं तो क्या कहूंगा कि मेरे पास में हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि सर आपने जो काउंट किया स्टूडेंट में लड़के और लड़कियां सारा काउंट कर लिया, तो आपने जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं बताया। यस और नो? मैं कहूं कि भैया तुम्हें पढ़ाने वाला जो टीचर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यस और नो? तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसको डिनोट कर रही है? कॉमन को डिनोट कर रही है, ईदर मेल और फीमेल। जैसे कि चाइल्ड हुआ, चाइल्ड हमें नहीं पता, यूजुअली इसके लिए इट का यूज करते हैं। बेबी हुआ, टीचर हुआ, सर्वेंट हुआ, स्टूडेंट हुआ, कजिन हुआ, आपका इन्फेंट हुआ, थीफ हुआ, नेबर हुआ। ये सारे के सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ही या सी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा न्यूटर जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल है ना फीमेल है। जैसे बुक हुआ, चेयर हुआ, टेबल हुआ, रूम हुआ, पेपर, टीवी, बॉक्स, लायन, टाइगर और डॉग। इस टाइप के कुछ ही एग्जांपल्स। यहां से एक यूजुअली एक क्वेश्चन जो है वो बार बार बनता है। जब बात आती है किसके बारे में? नोट करना इस बात को। बात आती है किसके बारे में? कॉमन जेंडर में जेंडर स्पेसिफिकेशन की। जैसे अगर मैं कहूं ए स्टूडेंट शुड ओबे टीचर्स। अब बताओ, देखिए ऑप्शन अगर आपके पास में है हिज और हर, तो अब आप यहां पे किसे फॉलो करेंगे? ए स्टूडेंट शुड ओबे ब्लैंक टीचर्स। भाई स्टूडेंट की बात हो रही है, सर स्टूडेंट से तो हमें नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है। अगर मैं इसको लड़का मान लूं तो लड़कियों के साथ में भेदभाव, और अगर इसको लड़की मान लूं तो लड़कों के साथ में भेदभाव। सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, ये तो क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे कि जब बात आती है कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर की जब पॉजिटिव एडजेक्टिव को मानना होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। जनरल इंग्लिश क्या कहती है आपको कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या मानोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ही मानोगे, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या मानोगे? ही मानोगे। सेकंड प्रायोरिटी पे आप क्या मानोगे? सेकंड प्रायोरिटी पे आप इट मानोगे। और थर्ड प्रायोरिटी पे आप क्या मानोगे? सी मानोगे। ये जनरल इंग्लिश का आधार है। इसका मतलब स्टूडेंट के लिए मेरा यहां पे सही जवाब क्या होगा? हिज होगा, ना कि हर। ये जनरल इंग्लिश कहती है,
ठीक है, कि जब हम कॉमन जेंडर के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हम पुलिंग से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? पुलिंग से शुरू करते हैं। अब जो है वो गर्ल्स के साथ में एक ऐसा लगा होगा कि सर ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ में इंग्लिश ने क्यों किया, ये भेदभाव हमारे साथ में क्यों किया कि भैया हमें तो पीछे ही पीछे छोड़ दिया आपने, हमें तो सबसे नीचे की अवस्था में डाल दिया। तो इसका भी तोड़ ले लेते हैं, इसके बारे में भी जवाब दे देते हैं। जब बात आती है इसी में, ये आपका नोट फर्स्ट हुआ, ये आपका नोट फर्स्ट हुआ, नोट सेकंड की बात करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि सर जब बात आती है कॉमन जेंडर की तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुछ इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं। अब बात आती है नॉट टू की। नॉट टू, नॉट टू में क्या है बच्चे? एक आपका आता है मेल फीमेल, मेल फीमेल वर्सेस मेन वुमन। देखो जब भी इन दोनों की बात आती है ना तो यूं समझो कि अगर जेंडर स्पेसिफाई करना रहा, जेंडर स्पेसिफाई करना रहा तो फिर हम उसके साथ में किसका यूज करते हैं? मेल फीमेल का या फिर मेन वुमन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेल फीमेल का या फिर मेन वुमन का यूज करते हैं जब जेंडर स्पेसिफाई करना होता है। जब जेंडर स्पेसिफाई करना होता है कॉमन के तौर पे, जैसे मैं टीचर है, टीचर को मैं क्या कहूं? टीचर के साथ में अगर मैं मेल टीचर या फीमेल टीचर लगाऊं तो वो बताएगा कि वो लड़का है कि वो लड़की है, यस और नो। तो आपको अब देखना क्या है? सबसे पहले तो ये कि सर इनको जो है वो जेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है, मेल फीमेल और मेन वुमन। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है मेल और मेन एक ही है, फीमेल और वुमन एक ही है। तो भाई फिर इसका यूज अगर एक है तो कैसे करेंगे? अगर एक है तो इसका यूज कैसे करेंगे? ये बात तो नहीं समझ में आ रही है, ये बात तो नहीं समझ में आ रही। तो उस कंडीशन में आपको कुछ यूज समझना है, आपको कुछ यूज समझना है कि सर जो मेल फीमेल आता है ना वो आता है किसके लिए? वो आता है आपका फिजिकल अपीयरेंस के लिए। जब फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? मेल फीमेल का। और जब बात होती है किसी भी जॉब की, किसी भी जॉब की, टाइटल की, प्रोफेशन की या रैंक की, तो वहां क्या आता है? मेन और वुमन आता है। वहां क्या आता है? मेन और वुमन आता है। इस बात में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी बात आती है फिजिकल अपीयरेंस की चीजों के लिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजों के लिए, तो आता है मेल और फीमेल। और जब बात आती है जॉब, टाइटल, प्रोफेशन, रैंक या फिर आपके जो है वो एटसेट्रा की, तो बात आती है मेन और वुमन। यानी एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो फीमेल ईयररिंग्स कहना, फीमेल ईयररिंग्स कहना बिल्कुल सही है, यस और नो। फीमेल ईयररिंग्स कहना बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि ईयररिंग्स क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाएगी, यस और नो। तो ये अपने आप में क्या हुआ? फीमेल ईयररिंग्स कहना या मेन शूज कहना या मेल शूज कहना, मेल शर्ट कहना, टी शर्ट्स कहना, मेल शॉर्ट्स, मेल शॉर्ट्स। तो ये भी किसको दर्शाएगा? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाएगा। तो इसमें किसका यूज करेंगे? मेल या फीमेल का यूज करेंगे। लेकिन जब बात आती है प्रोफेशन की, जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, तो भाई डॉक्टर के लिए आपको मेल नहीं आएगा, डॉक्टर के लिए आपका क्या आएगा? मेन डॉक्टर आएगा। वैसे ही आपकी क्या आएगी? वुमेन टीचर आएगी। क्या आएगी आपकी? वुमेन टीचर आएगी। आ रही है बात समझ में? वुमेन टीचर आएगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब मेल फीमेल और आपका मेन वुमन की बात की जाती है तो यूजुअली हम किसकी तरफ जाते हैं? हम जब इनके डिफरेंस को देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मेल फीमेल फिजिकल अपीयरेंस के साथ में लगता है, मेन वुमन जो है वो जॉब, प्रोफेशन, टाइटल या रैंक के साथ में लगाया जाता है। ये दो ही चीजें हैं जो आपको जेंडर से स्पेसिफिकेशन में सीखनी होगी कि एक तो आप जब जेंडर में बात करेंगे कॉमन जेंडर की तो उसके लिए आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा आपका जनरल इंग्लिश के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी मेल को, फिर इट को और फिर आपका जो है वो फीमेल को दी जाती है। जब फीमेल को डिनोट करना हो तो हम किससे डिनोट करते हैं? मेल फीमेल में, और मेन वुमन में हमने यहाँ पे डिफरेंस सीखने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं सर इसके ठीक बाद में एक नए पॉइंट के बारे में, इसके ठीक बाद में एक नए पॉइंट के बारे में। और बच्चे वो जो नया पॉइंट है वो आपका क्या होने वाला है? वो आपका होने वाला है नाउन के आधार पर केस को सीखना। नाउन के आधार पर क्या सीखना? केस को सीखना कि सर नाउन के आधार पर केस कितने टाइप के होते हैं? केस होते हैं कारक। केस क्या होते हैं? कारक। कारक की बात करें तो यूजुअल तौर पे हम कारक को जब यूज करते हैं तो पहला आपका होता है सब्जेक्टिव केस। पहला आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस क्या है? जब नाउन का यूज सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए करते हैं, व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ सब्जेक्ट, व्हेन नाउन इज यूज्ड, व्हेन
noun is used to address a subject। जब नाउन का यूज किसके तौर पे करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे एड्रेस करने के लिए करते हैं, तो वो सब्जेक्टिव केस है। वैसे ही अगर सेकंड की बात करें, ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस को आप क्या कहोगे, व्हेन नाउन इज यूज्ड, व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस, व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस एन ऑब्जेक्ट। जब नाउन का प्रयोग किसकी तरह किया जाए, आपका जो है वो क्या एड्रेस करने के लिए, आपका ऑब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए किया जाए। सिंपली आप इस बात को समझो, राम कॉल्ड सीता। यहां पे जो राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये वास्तविकता में क्या है भाई, इस नाउन का यूज किसके तौर पे हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे। तो ये सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक जिसको आप कहते हो। क्या कहते हो, कर्ता कारक आप जिसको कहते हो। वहीं मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूं, राम कॉल्ड सीता, तो सीता इसकी क्या है सर, सीता इसकी ऑब्जेक्ट है। सीता इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ में इस नाउन का यूज किसकी तरह किया गया है, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इट विल बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कर्म कारक कहलाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसा करके आपने हिंदी में एक जो है वो थ्योरी तैयार की होगी कारक के लिए। वैसे ही बातचीत हम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात हो चुकी है। इसके ठीक बाद में पार्ट थर्ड की बात करूं, पार्ट थर्ड की बात करूं तो आता है आपका पजेसिव केस। यहीं की बातचीत हमें करनी, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। पजेसिव केस होता है भाई संबंध कारक, क्या कहते हैं इसको, जब बात आती है संबंध की, जब बात आती है संबंध की, रिलेट करने की, पोजीशन की, अधिकार की, तो पजेसिव केस हमेशा किसको बताता है, रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप को, या आपकी अगर उससे है बिलोंगिंग्स, या आपकी उससे क्या है भाई, बिलोंगिंग्स है, तो वो आपका किसको बताएगा, पजेसिव केस बताएगा। वो आपका क्या बताएगा, पजेसिव केस बताएगा। अब बात करते हैं कि सर पजेसिव केस क्या है। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, मैंने कहा राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, और वहीं मैंने कहा ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम। तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है सर, यहां आपने क्या किया है, यहां आपने राम लिखा, राम के आगे आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, फिर आपने ब्रदर लिख दिया, ठीक है। यानी इस ब्रदर का पोजीशन किससे है, राम से। ये राम का भाई है, ऊपर वाला भी कौन है, राम का भाई। यहां भी अपने क्या लिखा है, भाई ब्रदर ऑफ राम, यानी राम का भाई। तो ये ऑफ जो है, ऑफ जो है वो क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, का के की के संबंध में आता है, हाँ के ना, रिलेशन का काम करता है। इसका मतलब ऑफ लिखो, या तो लिखोगे ऑफ तब वो रिलेशन बनाएगा, या ऑफ को अगर स्किप करना हो तो किसी कंडीशन में, किस कंडीशन में हम जो है वो अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं, हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। तो वो कंडीशन क्या है जिसमें अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, उस कंडीशन की बात करते हैं, उस कंडीशन की बात करते हैं। तो बच्चे वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या है, तो नोट करिएगा, नोट करिएगा कि जब बात आती है लिविंग नाउन की, जब बात आती है लिविंग नाउन की, तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, ये आपका बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लिविंग नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, लेकिन नॉन लिविंग नाउन के साथ में, नॉन लिविंग नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी और एस का यूज करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बट अगर आप इस नॉन लिविंग को, अगर आप इस नॉन लिविंग को कुछ यूं लिख दो कि आप जो है वो क्या लिख दो, बट आप पोजीशन लिख दो, फिर आप क्या लिख दो, ऑफ लिख दो, और फिर आप क्या लिख दो, नॉन लिविंग लिख दो, तो अब ये बात बिल्कुल सही है, अब ये बात बिल्कुल सही है। यानी कहने का अर्थ क्या है,
कहने का अर्थ क्या है कि जब बात आती है लिविंग नाउन की, तो लिविंग नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाएगा। तो फिर सर हम क्या करेंगे? तो भाई उसको क्या करना है, फिर आपको पोजीशन सबसे पहले लिखना है। जैसे ब्रदर आपने सबसे पहले लिखा, फिर आपने ऑफ लिखा, फिर नॉन लिविंग लिख दिया। फिर क्या लिख दिया? नॉन लिविंग लिख दिया। जैसे मैं कहूं रितिकाज शॉप, क्या कहा मैंने? रितिकाज शॉप। वही मैंने कहा टेबल्स लेग। तो आपने देखते ही आइडेंटिफाई कर लिया, देखते ही आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये बात तो सही है, रितिका लिविंग नाउन है, इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना, पोजीशन बनाना बिल्कुल सही है। लेकिन बात करें किसके बारे में? बात करें किसके बारे में? आपका टेबल्स लेग के बारे में। तो सर टेबल तो आपकी क्या है? टेबल तो आपकी नॉन लिविंग है। टेबल तो आपकी क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल कहना इस बात को क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाएगा। यानी पोजीशन को सबसे पहले उठा लेंगे, उसके बाद में ऑफ लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिख देंगे? आपकी टेबल लिख देंगे। ये डेफिनेट हो जाएगी। यस और नो? तो ये बात क्या होगी? बिल्कुल ठीक होगी। ये बात क्या होगी? बिल्कुल ठीक होगी। तो ये आपका जो है वो पॉजेसिव केस बनाने का तरीका है। क्या बनाने का तरीका है? पॉजेसिव केस बनाने का तरीका है। पॉजेसिव केस का मतलब ये हुआ, पॉजेसिव केस का मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाने की, जब हम बात करते हैं अधिकार जमाने की, जब हम बात करते हैं संबंध स्थापित करने की, तो हम उसके लिए ऑफ की कंडीशन को हाइड करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। सर ये लिविंग के साथ तो लग जाता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ ये नहीं लगता। लिविंग के साथ तो ये लग जाता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ ये नहीं लगता। तो फिर वहां क्या करें? वहां आप सबसे पहले पोजीशन रखो, उसके बाद में आप क्या रखो? उसके बाद में आप जो है वो इसको क्या रखोगे? ऑफ की कंडीशन रखो, और फिर आप क्या रख दो? नाउन रख दो। बोलो क्लियर है? अब इस पे बातचीत करते हैं। अब इस पे बातचीत करते हैं कुछ रूल्स की। जब बात करते हैं किसके बारे में? आपका पोजीशन बनाने के तरीके क्या क्या है? पोजीशन बनाने के तरीके क्या क्या है? हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफी एस, हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करना है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करना है? ये तो सिंपल बात में आप लोग समझ जाओगे। देखो पहली बात मैं कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 कि सर जब बात आपकी नाउन हो, बात आपकी नाउन की हो, और नाउन आपकी दी हुई सिंगुलर हो, नाउन आपकी दी हुई क्या हो? सिंगुलर हो, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा? उसके साथ में जो है वो अपोस्ट्रोफी और फिर एस का यूज किया जा सकता है। उसके साथ में अपोस्ट्रोफी और एस का यूज किया जा सकता है। जैसे राम्स, भाई देखो राम सिंगुलर है ना, राम क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है। राम्स बुक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बातचीत, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि सर अगर गिवन नाउन सिंगुलर ना होके प्लूरल हो, सिंगुलर ना होके क्या हो? प्लूरल हो, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बॉयज पहले से दिया हुआ है, उसके बाद में आप लिखोगे हॉस्टल। आप क्या लिखोगे? हॉस्टल। तो क्या ये बात सही होगी? इसके साथ में क्या अपोस्ट्रोफी और एस लगाऊंगा तो सही लगेगा? अपोस्ट्रोफी और एस लगाऊंगा तो सही लगेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, कैसे बन जाएगा ये? बॉयज हॉस्टल। जिन वर्ड के लास्ट में हिसिंग साउंड निकलता है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं आती है। अब ये हिसिंग साउंड क्या होता है? सर लंबे सै की ध्वनि, जैसे साइंस, ठीक है, साइंस, फिजिक्स। अब फिजिक्स के साथ में एस लगाओ, देखिए फिजिक्स के साथ में एस लगाओगे, क्या लगाओगे? फिजिक्स, ठीक है, वहीं जाके अटक जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कि आपका जब नाउन प्लरल हो, और वो भी कौन सा हो? विद एस वाला हो। कौन सा हो आपका? विद एस वाला नाउन हो, तो उस कंडीशन में आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या लगा देना है? अपोस्ट्रोफी लगा देना है। सिर्फ आपको क्या लगा देना है? अपोस्ट्रोफी लगा देना है। क्लियर? दो नियम क्लियर है। तीसरे नियम की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि सर अगर यही नाउन प्लूरल हो, अगर यही नाउन प्लूरल हो, और प्लूरल में कौन सा हो? आपको जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया तो वहां वॉवल चेंज वाला नाउन बताया होगा। वॉवल जिसमें चेंज हुआ हो, वॉवल जिसमें क्या हुआ हो? चेंज हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? उस कंडीशन में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। जैसे
जैसे मैंने कहा मेंस बुक। अब बताओ, देखिए ये एम कौन सा है, ये एम कौन सा है सर, प्लुरल तो है तो प्लुरल, एम सिंगुलर होता है, एम प्लुरल है, एम क्या है, प्लुरल है। तो फिर इसके साथ में अपोस्ट्रोफी क्यों आया, क्योंकि ये वो वाला नाउन है जो क्या लगा के बनाया हमने, आपके जो है वो वॉवल को चेंज करके बनाया है। यानी जब भी अपोस्ट्रोफी की बात आती है, जब भी अपोस्ट्रोफी को यूज करने की बात आएगी तो कैसे करेंगे सर, नाउन सिंगुलर हो तो एस लगा देते हैं, नाउन प्लुरल हो तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, नाउन अगर वॉवल चेंज वाला हो तो अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगा देते हैं। इसके ठीक बाद में फोर्थ नियम की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि सर जिन वर्ड के लास्ट में आपका जो है वो क्या लगा हो, बड़ी लगा हो या आपका वन लगा हो, बड़ी लगा हो या आपका वन लगा हो, तो उसके साथ में क्या लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे समबडी हुआ, समवन हुआ, इनके साथ में क्या लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे समबडीज कार, आई बात समझ में। लेकिन अगर सर आपका जो है वो उसके लास्ट में थिंग लगा हो, उसके लास्ट में क्या लगा हो, थिंग लगा हो, तो फिर उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। जैसे समथिंग्स वैल्यू कहना गलत है, समथिंग्स वैल्यू कहना क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ में क्या नहीं आएगा, नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। फाइनल इसका सिक्स्थ जो पॉइंट है वो क्या है कि सर अगर वर्ड के लास्ट में बडी लगा हो, वन लगा हो या थिंग लगा हो, या क्या लगा हो, थिंग लगा हो, और उसके साथ में जो है वो क्या लिखा हुआ हो, एल्स लिखा हो, क्या लिखा हो, एल्स लिखा हो, तो फिर उसके साथ में अपोस्ट्रोफी और एस का यूज किया जा सकता है, फिर उसके साथ में अपोस्ट्रोफी और एस का यूज किया जा सकता है। जैसे समथिंग एल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे हमने प्रयास किया सबसे पहले ये जानने का, कि सर आपके जो हैं वो नाउन को कैसे अपोस्ट्रोफी लगाकर हम जो है वो पॉजिटिव केस बनाते हैं। यहां तक की बातचीत क्लियर है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ नियमों के बारे में, बात करते हैं। नाउन में अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड अगर नियमों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे बच्चे किसके बारे में, जब बात आती है रूल नंबर फर्स्ट कहता है एस इज यूज्ड इन ऑल नाउन डिनोटिंग पर्सन और एनी अदर लिविंग थिंग, इट इज नॉट यूज्ड इन एनी नॉन लिविंग थिंग अनलेस इट इज पर्सोनिफाइड। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, क्या होता है, मानवीकरण। समझना मेरी बात को, देखो ये वही कह रहा है कि आप अपोस्ट्रोफी का यूज कब करेंगे, आप अपोस्ट्रोफी का यूज कब करेंगे, जब बात आएगी किसकी, जब बात आएगी आपके जो है वो नाउन की, लिविंग की। अगर लिविंग नाउन है तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ में आप जो है वो किसका यूज नहीं करेंगे, इट इज नॉट यूज्ड, आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे जब तक अनलेस इट इज पर्सोनिफाइड, जब तक इसका मानवीकरण ना कर लिया गया हो। मानवीकरण क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैं कहूं कमला एंड दिवाकर्स, तो बात सही है भाई, कमला और दिवाकर दोनों ही क्या है, लिविंग है, दोनों ही क्या है बच्चे, लिविंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कमला एंड दिवाकर्स या कमलास एंड दिवाकर्स, ये कहने का अर्थ क्या है कि ये कमला और दिवाकर का कॉमन पोजीशन है। जैसे मैं कहूं कि दो भाइयों की एक दुकान है, दो भाइयों की क्या है, एक दुकान है, तो इसका मतलब कॉमन पोजीशन है, इसका मतलब क्या है, दोनों की एक ही दुकान है, तो दोनों की कॉमन पोजीशन है। और यहां पे कौन सा पोजीशन है, कमला के साथ में अलग से अपोस्ट्रोफी है, दिवाकर के साथ में अलग से अपोस्ट्रोफी है, तो इसको कहते हैं स्प्लिट पोजीशन। क्या कहते हैं बच्चे, स्प्लिट पोजीशन कहा जाता है, दोनों का अलग अलग पोजीशन। तो एक हुआ आपका कमला एंड दिवाकर्स मदर, एक आपका हुआ कमलास एंड दिवाकर्स मदर। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई कमला और दिवाकर की माताएं अलग अलग है। वैसे ही आपका कमलास एंड दिवाकर्स और कमला एंड दिवाकर्स हॉबीज आर सेम, हॉबीज आर सेम। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 2 की, एस इज यूज्ड। अब देखो किन किन कंडीशन में इनका यूज किया जाता है, किन किन कंडीशन में आप अपोस्ट्रोफी एस, भाई हमने अपोस्ट्रोफी एस बाकी तो लगाना सीख लिया, अब कुछ ऐसी कंडीशन जहां आपको पता होना चाहिए कि सर यहां अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा, यहां अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले एस, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कब किया जाएगा, इन ऑल नाउन्स डिनोटिंग टाइम, जो टाइम को डिनोट करें। कौन कौन सी नाउन,
जो टाइम को डिनोट करें, जो स्पेस को डिनोट करें, जो डिस्टेंस को डिनोट करें और जो वेट को और वैल्यू को डिनोट करें, इनके साथ में क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस आएगा। इनके साथ में क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस आएगा। जैसे लिखा हुआ है इन 1 आवर्स टाइम, आर टाइम को बताता है तो आवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेजेस याद रखना सीधा सीधा, इन 1 आवर्स टाइम, इन द टाइम ऑफ 1 आवर। इसको क्या लिखा जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूं, इसको मैं लिखना चाहूं ऑफ की कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, इन द टाइम ऑफ 1 आवर आई शैल बी हैविंग डिनर विथ यू। कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 1 आवर्स टाइम आपका फ्रेज है जिसमें आप टाइम के साथ में किसका यूज करेंगे, टाइम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 1 वीक्स लीव, 1 वीक्स लीव। मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, फिलहाल अपोस्ट्रोफ के बारे में। तो वीक्स लीव कहने का मतलब क्या है, 1 वीक्स लीव कहने का मतलब क्या है कि सर बात हो रही है टाइम के लिए, बात हो रही है किसके लिए, टाइम के लिए। तो टाइम के लिए आप किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अपोस्ट्रोफी जैसे 1 वीक्स लीव हो गया, 2 डेज लीव हो गया, आपका जो है वो 1 मंथ सैलरी हो गया, 1 मंथ्स सैलरी हो गया, समझ रहे हो। तो मंथ के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आना टाइम के साथ में आ सकता है। 1 आवर्स टाइम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड है आपका जो है वो रूल नंबर थर्ड, एस इज यूज्ड इन द नाउन्स सिग्निफाइंग सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो आपके फिक्स कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ सिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स को बताती है, उनके साथ में सीधा सीधा इसका यूज करना है। जैसे कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट्स डिक्री। अच्छा एक बात समझना, किसकी बात, जैसे मैं कहूं कोर्ट्स ऑर्डर, तो कोर्ट ऑर्डर थोड़ी ना देता, ये पर्सोनिफाइड है। ये क्या है आपका, देखो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, मतलब कहने का मतलब क्या है, कोर्ट ऑर्डर नहीं देता, कोर्ट में बैठा हुआ एक जज ऑर्डर देता है। क्या देता है, कोर्ट ऑर्डर नहीं देता, कोर्ट में बैठा हुआ एक जज ऑर्डर देता। तो है तो लिविंग, है तो क्या लिविंग। तो इनको क्या कर दिया गया है आपका जो है वो, अच्छा ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कोर्ट्स डिक्री हुआ, सन्स रेज हुआ, नेचर्स लॉ हुआ, अर्थ्स क्रिएचर्स हुआ, सोल्स डिलाइट हुआ, या आपका हेवंस विल हुआ। तो ये सब के सब वर्ड आपको तैयार करने हैं कि कोर्ट्स के साथ में आपका जो है वो क्या आ सकता है, कोर्ट्स डिक्री कहा जा सकता है, सन्स रेज कहा जा सकता है, नेचर्स लॉ कहा जा सकता है। ये पर्सोनिफाइड है, ये आपका जो है वो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है। अगर बात करें इसके अलावा सब कुछ ऐसी नाउन जिनके एंड में आपको जो है इधर एस और आपका सीई, इन सच नाउन्स ओनली अपोस्ट्रोफी इज यूज। अच्छा जिनकी बात कर रहे हैं, देखो ये वही है आपका कि जब बात आती है किसकी, जब बात आती है आपके हिसिंग साउंड की, बात आती है आपके हिसिंग साउंड की, कि जिन वर्ड के लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है तो उसके साथ में एस नहीं लगा सकते, उनके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी का आप यूज करेंगे। जैसे जस्टिस, पहले से ही जस्टिस, सर एस तो पहले से ही आ रहा है, तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ना है, एस नहीं लगाना है। जैसे फॉर द जस्टिस सेक, फॉर कंसाइन सेक, कीट्स पोइट्री, गुडनेस सेक, जीसस सेक, जो है वो क्या है, एंडोर्सल्स फ्रेंड। तो ये जाहिर सी बात है जिनके लास्ट में पहले से एस आ रहा है, उसके जैसे फिजिक्स लॉ, फिजिक्स, तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी लगा के ही छोड़ना है कि फिजिक्स के नियम। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वन देखो, फिर बात करते हैं कुछ ऐसी जो है वो फ्रेजेस के साथ में, कुछ ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ में जिनमें आपको अपोस्ट्रोफी एस देखने को मिलता है। एट वंस विट्स एंड, इसका अर्थ होता है आपका एट वंस विट्स एंड। क्या होता है, जब किसी का बुद्धि का अंत हो जाए, जब किसी की बुद्धि का अंत हो जाए, मतलब वो परप्लेक्स्ड है, वो आपका जो है वो कंफ्यूज्ड है, वो आपका क्या है, कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूजन इसका सही अर्थ होता है। तो वंस विट्स एंड आपका आ जाएगा एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, या एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो आपका क्या होता है, बहुत नजदीक। टू वंस हर्ट कंटेंट एट वंस फिंगर्स एंड्स, एट वंस फिंगर्स एंड। तो कुछ ऐसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, फ्रेजेस है, जिनके साथ में आप किसका यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। ये तीनों नियम आपको तैयार करने हैं, तीनों में जितने जितने वर्ड दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। तो ये था आज का सेशन, नाउन को लेकर हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और भी नाउन को जो है वो बेहतरीन तरीके से हम सीखने का प्रयास करते रहेंगे, चाहे भले ही वो आपकी जो है वो सेशंस ऑफ क्वेश्चन हो आपका। जब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेशंस की, तो वहां पे भी अपन नाउन को अलग अलग तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक आप लोग जो है वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को करते रहें तैयार, और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।